एक्सप्रेस चैनल में आपका स्वागत है। आज चाय के खोखे के आगे मैं खड़ा हूं और जैसे ही मैं करनाल की तरफ निकल रहा था तो रास्ते में पेड़ की छांव के नीचे मुझे ये एक खूबसूरत सा खोखा नज़र आता है। यहाँ पर मुझे एक मैच्योर प्रेम सिंह जी मिलते हैं जो कि आर्मी में अपनी 6 साल की सेवा दे चुके हैं। तो मैं यहाँ पर खाने के लिए बैठता हूँ और खाना खाने के बाद जैसे उनसे बातचीत शुरू होती है तो बहुत कुछ सामने निकल कर आता है। तो प्रेम सिंह जी मेरे को काफ़ी एक एनर्जेटिक पर्सन मिले, तो मैं अभी आपको उनसे रूबरू करवाऊंगा जो कि 6 साल फ़ौज में सेवा देने के बाद चाय के खोखे पर बैठे हुए हैं, लेकिन अब राजनीति के अंदर आना चाहते हैं, राजनीति में कुछ आजमाइश करना चाहते हैं, कुछ नया है उनके पास, कुछ अनोखा है और एक ऊर्जा है जिसके साथ वो आगे बढ़ने की जो है कोशिश कर रहे हैं। उनके विचारों से मैं काफ़ी प्रभावित हुआ और आप भी इस वीडियो को अगर पूरा देखेंगे तो आप भी उनसे प्रभावित होंगे, क्योंकि वो ऐसी शख्सियत रखते हैं, ऐसे विचार रखते हैं जिसमें काफ़ी प्रोडक्टिविटी है। तो अभी प्रेम सिंह जी से मिलते हैं और पूरा कॉन्सेप्ट जानते हैं कि प्रेम सिंह जी किस विचारधारा, किस आइडियोलॉजी के साथ राजनीति में एक दिशा और दर्शन देना चाहते हैं। हाँ जी प्रेम सिंह जी, आपका स्वागत है नीर एक्सप्रेस चैनल में। राजनीति में आने का मन किस तरीके से बना आपका? पहले भी मैं एक बार एकता शक्ति नाम की पार्टी में रह चुका जी। उधर वहाँ से ही मेरा मन था कि राजनीति में आए और कुछ अच्छा करे समाज के लिए, पब्लिक के भलाई के लिए अच्छे काम होने चाहिए। लोगों को परेशानी किसी तरह से भी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो गरीब है या अमीर है। इसी कारण मेरे सोच ऐसे विचार बना, चलो भाई राजनीति ही करके देखते हैं जी। तो हरियाणा में हम लोग रहते हैं, तो हरियाणा की राजनीति को किस तरीके से देखते हैं आप? हरियाणा में बीजेपी का शासन अच्छा है, लेकिन अब बीजेपी का प्रभाव कम है। इनका बीजेपी का प्रभाव बना रहे, सनातन धर्म की जय हो, हमेशा ऐसे बने रहे। ऐसे स्वभाव के कारण मेरा राजनीति में आने का मन बना। ठीक बात है। तो जैसे अभी हम जिक्र कर रहे थे और अलग अलग तरह की एक आइडियोलॉजी के साथ आपने अपनी बातें रखी, तो जैसे आप बता रहे थे कि हरियाणा को किस तरीके से प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है आपकी विचारधारा के अनुसार? मेरे हिसाब से पानीपत से आप उत्तर भारत की तरफ चले जाओ, पंचकुला साइड तक, ये एरिया जो ज़मीन है, खेती बाड़ी की ज़मीन है, ये कुछ अच्छी है। पानीपत से अब रोहतक, झज्जर, गुड़गांव, महेंद्रगढ़, इस जींद साइड में चलेंगे तो ये ज़मीन कुछ लोगों के लिए हल्की है, उनका भी गुजारा होना ठीक होना चाहिए। उनको कुछ नौकरियों में ज़्यादा परसेंटेज दी जाए, इधर को थोड़ा कम दी जाए। दूसरा, जगह जगह यमुना क्षेत्र है, यमुना का मान लीजिए हिमाचल से दिल्ली तक का जो एरिया है, इसमें अगर 2 किलोमीटर पे एक बच्चे को रेत की खान दे के बैठाए तो उनका भी 200 को तो वही मिल ही जाएगा। 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर है और 2-3 को रोज़गार और देंगे। इस हिसाब से हज़ारों लड़के तो वहाँ लग जाए। जीट रोड के दोनों साइड में जैसे मैंने चाय का खोखा बना लिया, ऐसे इनको जगह लाट की जाए, 2-3 हज़ार यहाँ भी लग जाएंगे। हमें बच्चों को नौकरियाँ देनी हैं तो इनके लिए ज़रूरी है कि इंडस्ट्री ज़्यादा लगे, इंडस्ट्री को बढ़ावा देवें। जी। तो दोस्तों मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, जैसे कि यमुना के किनारे की ये बात कर रहे हैं, यमुना के आसपास जो एरिया है, तो यहाँ पर जो दोनों स्टेट हैं, हरियाणा भी और यूपी भी, तो इनका कहने का मतलब ये है कि यमुना के अंदर कुछ जो ज़मीन है उसका जो एक पार्ट है वो युवाओं को देकर और उसके बाद वो फर्दर जो है वो टैक्स दे सकते हैं। और जो इस तरीके के जो खनन माफिया है जिन्होंने पूरा का पूरा जो सिस्टम है उसको एनक्रोच किया हुआ है, तो उनके शिकंजे से निकलकर जब चीज़ें युवाओं की तरफ आएंगी तो उनको काम भी मिलेगा और उनको रोज़गार भी मिलेगा। इसी विचारधारा की बात कर रहे हैं ना आप? इसी विचारधारा की बात है। ऐसे ही जीट रोड के दोनों साइड, दोनों तरफ हाँ बच्चों को रोज़गार मिल सकता है। बिल्कुल। तो इनका कहने का मतलब यहाँ पर भी ये है कि जैसे आप जीटी रोड पर वॉकिंग करते हैं, दिल्ली से अगर आप चंडीगढ़ की तरफ जाएं तो आपको यहाँ पर बड़े बड़े होटल्स नज़र आते हैं, ढाबे नज़र आते हैं। तो यहाँ पर कुछ दूरी पर कुछ इस तरीके के जो पॉइंट्स हैं, जैसे यहाँ पर बना रखा है, इन्होंने अपना खुद का बना रखा है। तो इस तरीके की अगर चीज़ें भी सेटअप कर सकते हैं तो ये भी एक एमएसएमई का पार्ट होगा और एक न्यू स्टार्टअप की शुरुआत होगी
और ये खुद आर्मी में सेवा दे चुके हैं। 6-7 साल सर्विस करने के बाद इनके साथ परिवार में कुछ ऐसा हादसा हुआ कि इनके जो भाई थे वो उनका शरीर पूरा हो चुका था, तो इस वजह से इनको यहाँ पर जो है गांव में संभालना पड़ा। अपना जो सारा कारोबार था, जिम्मेवारी इन पर आ गई। लेकिन वो आर्मी वाली हैबिट थी कि अभी भी ये इस उम्र में भी जो है खाली नहीं बैठ सकते, तो अभी ये अपना जो है टाइम पास के लिए यहाँ पर जो है वो बैठते हैं। तो और जो जैसे पानी की समस्या से भी जो हरियाणा के कुछ इलाके हैं वो काफ़ी जूझ रहे हैं, तो उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? हमारा एक तो बांध पहले से ही बना है, एक की जगह हमें हिमाचल में अलर्ट है, उस पर क्यों न उस पर इसको बना के तैयार किया जाए, वो पानी दक्षिण भारत में इनमें पहुँचाया जाए ताकि उनके पानी की समस्या का समाधान होए और खेती को अच्छा पानी मिले, अच्छी खेती बाड़ी हो, अच्छे फसल पैदा होंगी, तो लोग जमींदार को भी इसमें आमदनी का साधन बनेगा, लोगों के पानी की समस्या का समाधान हो जाएगा। बिजली का है, अभी जैसे आपने देखा होगा, हमने गर्मियों में काफ़ी कटे लग रहे थे, ज़्यादा सोलर पे ध्यान दें, घरों में भी दें भाई जी, इंडस्ट्रीज में भी सोलर का ज़्यादा करें ताकि कोयले की खपत, पानी की खपत कम होए। इस तरह का ही आगे कुछ विचार बनाएं ताकि लोगों को किसी तरह की कोई समस्या न हो। जी, तो जैसे SYL का भी मुद्दा है, पंजाब के साथ अपना डिस्प्यूट है, आपके अनुसार किस तरीके से उससे मतलब पानी ले सकते हैं हम पंजाब से? SYL का तो पहले भी दोनों स्टेटों में कांग्रेस रही है, तब SYL नहीं आई, आगे भी कोई इसका लगता नहीं है, तो राजनीति बात है, इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अगर हमारा वो डैम बन जाए तो हमें उसकी ज़रूरत ही क्या रहेगी, हमारे पास पानी काफ़ी हो जाएगा। तो अगर बात करें एजुकेशन की, तो शिक्षा के स्तर पर आप राजनीति में किस तरीके का दर्शन दे सकते हैं? शिक्षा के लिए हमारी शिक्षा पद्धति तो मैकॉल जो आए थे, हमने सुना है भी, पढ़ा भी है, तो उन्होंने हमारी शिक्षा पद्धति बिल्कुल ही ख़त्म कर दी, जो हमारी सनातन की शिक्षा पद्धति होनी चाहिए थी। जब शिक्षा ही ठीक नहीं होगी तो समाज ठीक कैसे होएगा? शिक्षा ठीक करने के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में एक गुरुकुल होना चाहिए ताकि वेद शास्त्रों का अच्छा ज्ञान होए, हमारे योद्धा कौन थे उनके बारे में पढ़ाया जाए। अभी तो ऐसा कुछ हमने भी नहीं पढ़ा, हमने जितना पढ़ा तो बाबर वगैरह के बारे में ही पढ़ा है। हमारे जो योद्धा थे, मराठा थे, महाराणा प्रताप थे, उनकी हिस्ट्री कहीं नज़र नहीं आती। ये बिल्कुल सिलेबस बदल दिया जाए। बिल्कुल। तो एक और चीज़ थी दोस्तों जो मुझे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया इस चीज़ ने, इन्होंने बोला कि वही जो हमारे समाज का एक वर्ग है जो ब्राह्मण हैं, उनको जो है एक इनिशिएटिव लेना चाहिए और उनको एक स्टेप आगे आना चाहिए। हालांकि ये ब्राह्मण समाज से नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कहते हैं कि जो गुरुकुल का एक कल्चर है, दोबारा से हमें अपनी सनातन संस्कृति में लौटना होगा और जो मोरल वैल्यूज़ हमें वहाँ पर सिखाई जाती थी, हर एक तरीके का जो कार्य करना वहाँ पर सिखाया जाता था, उस तरीके की पहल को एक वहाँ पर एक इनिशिएटिव लिया जाए जहाँ पर हमें संस्कृत का ज्ञान हो, हमारी संस्कृति का ज्ञान हो, हमारे जो पूर्वज थे उनका इतिहास क्या था उस चीज़ का ज्ञान हो, एक जो उच्च जो मोरल वैल्यूज़ होती हैं एक इंसान की वो किस तरीके से होनी चाहिए, तो उस चीज़ को भी अपलिफ्ट किया जाए। तो इसके लिए इन्होंने बोला कि भाई कि भाई गुरुकुल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और साथ ही साथ जो 10वीं तक के जो हमारी शिक्षा है वो फ्री होनी चाहिए। बिल्कुल, पहले से 10वीं तक की किसी भी समाज का हो, चाहे वो क्षत्रिय का है, वैश्य का है, शूद्र किसी भी समाज का हो, जाति तो भूल ही जाना चाहिए हमें, क्योंकि पहले भी नहीं थी हमारे पास ऐसा, तो बाद में जातियाँ बनी हैं, वर्ण थे, वर्ण के हिसाब से हमें काम करना चाहिए, देखभाल भी ऐसे करना चाहिए। जिसका जैसा टैलेंट है उसको वैसे ही नौकरी, वैसा ही काम दिया जाना चाहिए। इसमें बरादरी का नहीं अच्छी बात नहीं होती, तो अगर बरादरी में रहेंगे तो फिर सनातन भूल जाओ। तो अगर बात करें स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य को लेकर आपके क्या विचार हैं? क्योंकि अभी मैं कुछ समय पहले पानीपत के सरकारी हॉस्पिटल से आ रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, एसी की सुविधा भी वहाँ पर लोगों को मिल चुकी है, लेकिन लाइन आपको वहाँ पर ऐसा लगेगा कि भाई 500 मीटर तक आपको लाइन मिलेंगी। ओपीडी की पर्ची कटवाने के लिए लंबी लाइनें, डॉक्टर से मिलने के लिए लंबी लाइनें, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ हद तक तैयार हो चुके हैं लेकिन डॉक्टर्स नहीं हैं, डॉक्टर्स हैं भी तो वो सफिशिएंट नहीं हैं, और जो आते हैं तो कुछ छुट्टियों पर भी चले जाते हैं। तो इस तरीके की समस्या बनी रहती है। ऑपरेशन के लिए जो है
6-6 महीने की डेट मिल जाती है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे कि स्वास्थ्य को किस तरीके से सुधारा जा सकता है? अगर आप राजनीति में आते हैं तो उसके लिए क्या विचार हैं आप? स्वास्थ्य खराब होता क्यों है? क्योंकि हमारा अन्न खराब है। जैसा खाएंगे अन्न वैसा होएगा मन। हम अन्न खराब गलत क्यों, खान पान गलत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें शिक्षा नहीं ऐसी है। सबसे पहले सवेरे उठ के योग करो योग, रहो निरोग। जीवन तत्व साधन नाम की 9 क्रियाएं हैं। एडी से चोटी तक की बीमारियों को साफ करती बगैर दवाई के। ये 5 साल से बच्चे से लेकर 90 साल के बुजुर्ग तक कर सकता है। मैं हर रोज़ करता हूँ। 2003 में मेरे को हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव हो गया था। चंडीगढ़ हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि 1 हफ्ते तक कीजिएगा, मरेगा। मैं योग से दीक्षित हूँ। मेरे गुरुजी संपूर्ण 3 लोग के योगी हैं जो साधारण बेस में रहते हैं। उन्होंने मेरे को बताया कि आप नहीं मरोगे। उनसे मैंने योग दीक्षा ली और जो योग आप बोलते हो योग एक्सरसाइज वो की। उनसे आज मैं फिट हूँ जी। तो फिर भी कोई विचार हो जैसे कि भाई मेडिकल, हर एक इंसान योग से नहीं जुड़ा हुआ है, काफ़ी भाग दौड़ भरी लाइफ है, और मेरा फोकस वही था कि भाई हॉस्पिटल जो है उनको किस तरीके से एनहेंस किया जाए, उसके बारे में कोई जैसे करनाल में कल्पना चावला है, रोहतक में मेडिकल कॉलेज है। ज़्यादा बच्चों को इनमें एडमिशन दिलवाओ ताकि ये अच्छे डॉक्टर बने और पब्लिक की सेवा करें। जी। हॉस्पिटल पर पूरा ध्यान दें। खान पान भी अपना सुधारेंगे तो बीमारियां कम होएंगी। अच्छे डॉक्टरों की भर्ती करी जाए जिससे पब्लिक को तो कोई परेशानी नहीं होगी। इनके लिए कोई अभी भी अच्छा है। वैसे बीजेपी ने भी ठीक ही कर रखा है। 5 लाख तक का मेडिकल कोई भी कराए तो कुछ ज़्यादा मेजर बीमारी होएगी तो उसका इलाज फ्री हो जाता है। और गांव में तो डिस्पेंसरी जो हो उनमें तो इलाज फ्री होना ही चाहिए। ज़्यादा है तो फिर बड़े हॉस्पिटल में ले आओ। इनका थोड़ा मेंटेनेंस करें, अच्छा रहेगा। बिल्कुल। तो इसमें एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं हम दोस्तों कि जैसे हमारे जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो फर्दर मेडिकल स्टडीज़ के लिए यूक्रेन जैसे देशों में जाते हैं। हालांकि वहाँ पर अभी युद्ध चल रहा है रूस के साथ, तो क्योंकि वहाँ पर मेडिकल की जो शिक्षा है वो काफ़ी चीप है, तो हमें और सरकार को कुछ इस तरीके का इनिशिएटिव भी लेना पड़ेगा कि भाई मेडिकल की जो शिक्षाएं हैं उनको सस्ता किया जाए ताकि फर्दर कोई इस तरीके की परेशानी ना आए। और स्वास्थ्य सेवाओं का जो आजकल इंफ्रास्ट्रक्चर तो तैयार है, डॉक्टर्स की कमी है, उनकी कमी पूरी हो सके और युवा जो है मेडिकल लाइन के अंदर भी बढ़ चढ़ कर भाग लें और स्वास्थ्य की कोई समस्या ना रहे। तो स्वास्थ्य की बात कर ली प्रेम सिंह जी हमने, शिक्षा की बात कर ली, रोज़गार की बात कर ली, ठीक है। तो हाँ, तो सारी चीज़ों पर अभी हम इनसे बात कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो हमें चर्चा करनी भी चाहिए। और नुक्कड़ और चौराहे और ये जो चाय के खोखे होते हैं, यहाँ से ही जो है अलग अलग तरह की विचारधारा निकलती है। तो और क्या लगता है आपको, कोई मुद्दा ऐसा है जो रह गया? भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है, खत्म किया जा सकता है। जी। अब मान लीजिए कि जो हमारी फोर्स है, पुलिस फोर्स है, वो तो एक तरह से रुखाड़ी है, प्रोटेक्शन देती है, हर तरह की देती है। इनकी तरफ पूरा ध्यान देना पड़ेगा। इनकी सैलरी बढ़ाओ, इनकी ड्यूटी का टाइम कम करो ताकि अच्छे से काम करेंगे। अगर ये ही करप्शन नहीं करेंगे तो दूसरे की किस्में की कीमत होगी करप्शन करेगा? बिल्कुल नहीं कर सकता। तो ये भी मुझे इनका पॉइंट्स जो है वो काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि जो पुलिस इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे वो भ्रष्टाचार का अड्डा बने हुए हैं। अलग अलग शहरों में अलग अलग तरह के जो हैं केसेस निकल कर सामने आते हैं जहां एफआईआर दर्ज करने के और एफआईआर उठाने के पैसे लिए जाते हैं। अगर पुलिस इंस्टीट्यूशन में जो पुलिस एम्प्लॉयज़ हैं उनको अच्छा एक सैलरी का पैकेज दिया जाता है और एक अलग से विशेष टीम बनाई जाती है कि जो उनकी कार्यवाही पर नज़र रखे और एक ट्रांसपेरेंसी की जो कि मनोहर सरकार भी बात करती है, वो हर तरीके से ट्रांसपेरेंट उनको मिले, उनका जो जॉब की टाइमिंग है वो कम हो, ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस विभाग में रिक्रूटमेंट हो। तो इस तरीके की से भी जो है हम ये एक पहली कड़ी है जहाँ से हम जो है भ्रष्टाचार को ख़त्म कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर पुलिस इंस्टीट्यूशन भ्रष्टाचार मुक्त होगा तो अदर डिपार्टमेंट को ट्रांसपेरेंट करना जो है वो देश के लिए बहुत एक ईजी टास्क हो जाएगा। तो हमने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बात करी दोस्तों, शिक्षा के मुद्दे पर बात करी, बेरोज़गारी के मुद्दे पर बात करी, स्वास्थ्य के मुद्दे पर बात करी
तो लगातार हमारा प्रयास यही रहता है कि छोटी छोटी चीज़ें जिससे समाज जो है वो जूझ रहा है, तो उन चीज़ों की चर्चा करें और उसके लिए क्या हमारा पॉजिटिव इनिशिएटिव हो सकता है, उसको लेकर हम लगातार आगे बढ़ते रहते हैं और अपने चैनल के माध्यम से आपको यही संदेश देने की कोशिश करते हैं कि भाई किस तरीके से समाज को एक नई दिशा और दर्शन दिया जाए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।